नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी पर। और भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पे जुड़े हैं। और फटाफट सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए कि इस सेशन को स्टार्ट किया जाए। सुबह 9 बजे का करंट अफेयर्स का सेशन है दोस्तों, जिसको हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, डाउन टू अर्थ, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण जैसे प्रमुख समाचार पत्रों से लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। और इससे पूरा का पूरा उद्देश्य होता है कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें। दोस्तों, इस सेशन को हम इंग्लिश न्यूज़पेपर के माध्यम से हिंदी में लाने की कोशिश करते हैं, जिससे ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण अंचल के या हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं उन सभी को जो है वो काफी लाभ मिल सके। तो फटाफट सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ क्लासेस को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहाँ आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इस क्लास का लाभ उठा सके। दोस्तों, हम लोग टॉपिक है उस पर चर्चा तो करते ही हैं, लेकिन उसके बाद उसके अतिरिक्त और कौन कौन से करंट इशू हैं जिसपे कि आपके फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। और हमारा पूरा ध्यान होता है कि हम आपको बेहतर दे सकें, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज का मोटिवेशनल कोट है आपके स्क्रीन पर। कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक कि उसको किया नहीं जाता। किसी कार्य को संभव या असंभव आप कैसे जान सकते हैं, कैसे मान सकते हैं कि ये कार्य हमारे लिए संभव है या असंभव है जब तक हम उसको कर ही नहीं, है ना। यानी कि किसी भी कार्य को करने के पश्चात ही आपको समझ में आएगा कि वो काम असंभव है या संभव है। और आज तक कोई ऐसा कार्य तो हुआ नहीं जो असंभव है ना। क्योंकि असंभव जो है वो क्या कहता है कि वो खुद ही संभव है, अग्रिम संभव। यानी कि अगर इस बार अगर आपको असंभव लगा वो कार्य, तो अगली बार फिर से क्या कीजिए, प्रयास कीजिए कि वो कार्य आपको क्या लगे, संभव लगे, है ना। तो जैसे कहते हैं ना, इम्पॉसिबल और इम्पॉसिबल, इंग्लिश के जो शब्द हैं वो अपने आप को ही क्या कहते हैं, क्या इम्पॉसिबल, मैं संभव हूं, मैं करने लायक हूं, मैं पॉसिबल हूं, है ना। तो काम को कीजिए और कोई भी काम असंभव नहीं है। मानव की सोच अगर, मानव की कल्पना अगर किसी को लेकर, किसी काम को लेकर अगर शुरुआत हो जाती है, मानो अपने मन मस्तिष्क में अगर किसी विचार को लेकर आ जाता है, तो वो कार्य जो है अपने आप जो है वो होने लगता है। और उसके लिए यानी कि उसकी शुरुआत जो है वो होनी शुरू हो चुकी है। तो ये आज का मोटिवेशनल कोट है। प्रदीप कुमार, इंदु गौतम, दिशा, प्रीत, सुषमा, दिव्या, दीपू, सुभाष जायसवाल, सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। और फटाफट शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ कि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या है आज का पहला न्यूज। और पहले न्यूज पर हम आते हैं, ठीक है ना। तब तक आप लोग क्लासेस को एक बार शेयर भी कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, और बने रहिए कॉपी पेन अपने साथ लेकर कि न्यूज ना छूटे। पहला न्यूज है दोस्तों द हिंदू से लिया हुआ, ठीक है ना। तेल के दाम तो आसमान छू रहे हैं, पकौड़ी खाने का मन करता है, लेकिन जो महीने में पहले 4 बार या 5 बार पकौड़ियां तलती थी, तेल के दामों को देखकर कई जगह क्या है कि पकौड़ियां जो है वो कम तलने, है ना, कम तलना जो है वो शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि तेल जो है वो 200 रुपए लीटर तक पहुंच चुके हैं। कौन सा तेल? अरे मैं अगर खाद्य तेल के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एडिबल ऑयल के बारे में, ठीक है ना। तो एडिबल ऑयल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, न्यूज है द हिंदू से। न्यूज है, एडिबल ऑयल प्राइसेस लाइकली टू ईज बाय दिसंबर ऑफिशियल्स, ठीक है ना। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो एडिबल ऑयल है, जो खाद्य तेल है, उनकी कीमतें जो है वो दिसंबर तक जो है वो क्या हो जाएगी, कम होने के चांसेस हैं। अब फिर बात है कि सर दिसंबर तक ही क्यों कम होने के चांसेस है, उसके पहले क्यों नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारत में जो तेल, खाद्य तेल का जो हम लोग यूज करते हैं, उसमें 60% खाद्य तेल जो है हम क्या करते हैं, हम अन्य देशों से इंपोर्ट करते हैं, हमें मंगाना पड़ता है, ठीक है ना। भारत में खाद्य तेल का उत्पादन जो होता है, वो खाद्य तेल का उत्पादन इतना नहीं हो पाता है कि हम इसको क्या करें कि अपने आवश्यकताओं को पूरा करें। तो 60% हम क्या करते हैं, 60% हम खाद्य तेल को आयात करते हैं। तो जब बात खाद्य तेल की आयात की हो जाए, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट जो है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो है, इसके लिए फिर क्या हो जाएगा, निर्धारक तत्व हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जिस प्रकार से खाद्य तेल के रेट बढ़े, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से खाद्य तेल यानी कि तिलहन के उत्पादन में जिस प्रकार से कमी हुई, उसके कारण क्या हुआ कि खाद्य तेल के रेट जो है, प्राइसेस जो है वो काफी बढ़ने लगे। समझ रहे हो मेरी बात को।
यानी कि जलवायु जो है वो खाद्य तेल, अब समझ गए आप लोग कि सरसों तेल का जो रेट है वो 200 रुपए लीटर से ऊपर क्यों पहुंच गया था। जो रिफाइंड तेल हम लोग को 70, 75, 80, 85 रुपए लीटर तक मिल रहा था, वो रिफाइंड तेल सीधे 160, 170, 180 रुपए लीटर कैसे हो गया, है ना। कई बार दिमाग में जा रहा होगा यार पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ रहे हैं, ये हमें समझ में आ रहा है, ये सरसों तेल के दाम क्यों बढ़ रहा है ये नहीं समझ में आ रहा था कई सारे स्टूडेंट्स को, है ना। काफी सारे लोगों के दिमाग में ये प्रश्न होंगे कि क्यों। घर में जब आप अपने मम्मी से कहते हो कि मम्मी बारिश का मौसम हो रहा है, बड़ा ही खुशनुमा मौसम है, पकौड़ी खाने का मन कर रहा, तो मम्मी कहेंगी बेटा तेल महंगा हो गया है, पहले जितने में हम 2 लीटर लाते थे उतने में अब 1 लीटर आता है, ठीक है, तो थोड़ा सा अपने जीप पे क्या करो, कंट्रोल करो, है ना। तो ये सारी दिक्कतें। तो अब हम बात करेंगे जब खाद्य तेल की कीमतों में, तो सबसे पहला एक वर्ड है आपके सामने, अंतरराष्ट्रीय जिंस वायदा कीमत, ठीक है। तो ये भैया अंतरराष्ट्रीय जिंस वायदा कीमत क्या है, ठीक है ना, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इंटरनेशनल फ्यूचर मार्केट प्राइस, इंग्लिश में अगर इसको हम जा रहे हैं तो ये टर्म क्या है, इंटरनेशनल, हिंदी में हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन जैसे ही आप बात करेंगे इंग्लिश में इसको, तो इंटरनेशनल फ्यूचर मार्केट प्राइस। अब इस टर्म को आपको समझना है कि इंटरनेशनल फ्यूचर मार्केट प्राइस क्या है, ठीक है ना। ये क्या होता है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है वायदा। वायदा कब करते हैं, भविष्य में, जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज के लिए आप वादा करोगे कि आप नहीं छोड़ोगे, है ना, तो वादा करेंगे कि जन्म जन्म का साथ रहेगा। तो वादा का मतलब क्या है, जब बात हम किसी चीज को कह रहे हैं तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो इसी फ्यूचर का हिंदी में जो शब्द यूज किया गया है वो शब्द क्या है, वायदा। कहाँ का वायदा, बाजार का वायदा, ठीक है ना। तो बाजार की कीमतों का, कई जगह ऐसा होता होगा, जैसे आप लोग जानते होंगे अपने दैनिक उपभोग की चीजों में, अगर हम इस चीज को देखें, ध्यान रखेंगे आप लोग, जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग के पास, आप लोगों ने ऐसा प्लान किया है कि आज से 5 महीने बाद जो है, या 1 साल बाद जो है, मुझे अपना घर का निर्माण कराना है ना। और आपके पास घर निर्माण के लिए हो सकता है आपने एक एस्टिमेट, एक बजट निकाला, और आपको पता चला कि मुझे घर के निर्माण के लिए जो पैसे की आवश्यकता है वो 10 लाख रुपए मुझे लग जाएंगे, लेकिन 10 लाख आपके पास एक साथ नहीं हुआ। आप सीमेंट, गिट्टी, बालू, छड़ वाले के पास गया, और उसके बाद जब बात कर रहे हैं कि मुझे इतना चाहिए, तो वो बोलेगा कि इसमें खर्च जो है वो 10 लाख का आएगा, लेकिन आपके पास जो है वो 2 लाख रुपए ही है। तो आप क्या करोगे कि ये मेरा 2 लाख रुपए रख लो, मैं हर महीने तुमको लाख, 2 लाख, लाख, 2 लाख ऐसे करते रहूंगा, और साल भर में मैं तुमको 10 लाख दे दूंगा, ठीक है। तुम अभी मुझे बताओ कि इस समय सीमेंट की बोरी का रेट क्या चल रहा है, तो वो बोलेगा अभी 275 रुपए है, ठीक है। तो फिर आपका प्रश्न होगा कि मान लो साल भर बाद अगर ये 300 रुपए का हो जाएगा तो तुम मुझे किस रेट में दोगे, तो बोलेगा ठीक है, मैं आपके साथ साल भर बाद भी अगर 300 का रेट हो जाएगा तो मैं 275 रुपए के हिसाब से दूंगा। ये क्या हुआ, वायदा हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब 275 से अगर 300 रुपया हुआ तो उसमें किसको फायदा हो गया, कस्टमर को फायदा हो गया, ठीक है। कि 300 रुपया रेट होने के बाद भी उसको क्या हुआ, 275 रुपए के हिसाब से उसको जो है वो बोरी मिल रही है। लेकिन अगर 275 रुपए से अगर सीमेंट के रेट 250 पे आ गया तो किसको फायदा हो गया, सेल्समैन को फायदा हो गया, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल फ्यूचर मार्केट में भी इसी प्रकार से मूल्यों का निर्धारण होता है, और ये जो मूल्य का निर्धारण होता है, इसको जो टर्म दिया गया है वो टर्म है अंतरराष्ट्रीय जिंस वायदा कीमत, यानी कि इंटरनेशनल फ्यूचर मार्केट प्राइस। अब केवल इतने टर्म को समझने के लिए अगर आपको लगे तो इतनी बातों को आप रिकॉर्ड करके रख सकते हो, ठीक है ना। मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले इस टर्म को इसलिए आपको समझाया क्योंकि ये टर्म आप लोगों को बहुत बार पढ़ने में, जब आप इकोनॉमी भी पढ़ोगे या करंट में भी किसी टॉपिक को जब पढ़ोगे, तो ये टॉपिक आपके पास हमेशा जो है वो आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इस टर्म को सबसे पहले आपके साथ साझा किया, इस पर पहले चर्चा की। अब उसके बाद हम आते हैं न्यूज के ऊपर कि न्यूज क्या है। तो न्यूज क्या था कि एडिबल प्राइस लाइकली टू ईज बाय दिसंबर, ठीक है ना। तो एडिबल प्राइस जो है, आपके जो खाद्य तेल हैं, इनकी कीमतें ऐसी निर्धारित की गई हैं कि अंतरराष्ट्रीय जिंस वायदा कीमतों में गिरावट देखा जा रहा है, और इस गिरावट का परिणाम ये होगा कि जो घरेलू, अच्छा एक चीज ये, इसके चलते क्या होगा कि तेल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कम होंगी, तो जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कम होंगी तो हमारे यहाँ भी तेल की कीमतें कम होने लगेंगी, क्योंकि हमने क्या बात किया कि 60% के आसपास तेल जो है, इसके लिए हम क्या करते हैं, अन्य देशों के ऊपर हमारी निर्भरता है, कौन कौन से तेल है उसके ऊपर हम बात करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, दिसंबर के महीने के बाद हम देखेंगे तो तिलहन के फसलों की आवक जो है वो बढ़ जाएगी, और तिलहन की फसलें, तिलहन फसलें यानी कि वो फसलें जिसमें से
तेल निकाला जाता है, ठीक है ना, ऑयल सीड्स जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये भी आपके चांसेस हैं कि इसके चलते क्या है कि रेट जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो खाद्य तेल की कीमतों में जो हालिया वृद्धि हुई है, जैसे कि मूंगफली का तेल हो, सरसों का तेल हो, वनस्पति हो, सोयाबीन का तेल हो, सूरजमुखी का तेल हो, ताड़ या पाम ऑयल है, इसमें हमने देखा कि लगभग 48% के आसपास के रेट में वृद्धि हुई है। अब ये रेट में जो 48% के आसपास की वृद्धि हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो है इसकी कीमतें बढ़ गई। फिर हुआ भैया इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़ गई तो सर हमारे यहाँ क्या उत्पादन कम हो गया? हाँ भैया, सबसे बड़ा जो एडिबल ऑयल यानी कि खाद्य तेल का सोर्स है वो क्या है? आपका सोयाबीन का तेल है। आप देखिए, आप घर में जहां पहले सरसों तेल का हम प्रयोग ज्यादा करते थे, आज घर घर में आप देखते हैं कि रिफाइंड ऑयल का प्रयोग जो है वो ज्यादा होने लगा है। और रिफाइंड ऑयल में भी आप देखेंगे तो सोयाबीन ऑयल का जो तेल है वो सबसे ज्यादा, क्योंकि भारत में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा अगर हम खाद्य तेलों में किसी चीज कोई खाद्य तेल का प्रयोग करते हैं तो वो है सोयाबीन का। और सोयाबीन का कम उत्पादन जो है वो क्या है, खाद्य तेल के रेट को बढ़ाने में जो है वो बहुत बड़ा योगदान जो है वो दे रहा है। और यही कारण है कि सोयाबीन के उत्पादन कम और भारत में खाद्य तेल की कीमतों की डिमांड बढ़ गई। अब अगर हम बात करें इसके अलावा तो चीन के द्वारा जो है वो खाद्य तेलों की जो अत्यधिक मात्रा में खरीद कर ली गई, यानी कि चीन का मार्केट जो है, चीन क्यों खरीद कर रहा है? क्योंकि वो जैव ईंधन बनाने की नीति पर काम कर रहा है, ठीक है ना। किस पर काम कर रहा है चीन? जैव ईंधन बनाने की नीति पर काम कर रहा है। और जब जैव ईंधन बनाने की नीति पर काम कर रहा है तो वो क्या कर रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट से जितने तेल हैं खाद्य तेल, उसको क्या कर रहा है, अत्यधिक मात्रा, मतलब उनकी डिमांड अगर 10 लीटर की है तो वो क्या कर रहा है, 15 लीटर, 18 लीटर, 20-20 लीटर तक खाद्य तेल का जो है वो खरीद कर ले रहा है, ठीक है ना। तो अन्य देशों को जो है वो खाद्य तेल जो है वो कम मिल रहा है, ठीक है ना। ये भी कारण है। तो इसके अलावा देखिए कई प्रमुख और भी जो देश हैं, ठीक है ना, क्योंकि केवल चीन ही नहीं, इसके अलावा भी कई सारे और देश हैं जो कि जैव ईंधन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है ना कि हम लोग इस समय किस चीज पर, क्योंकि हमें पता है कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे हम लोग ने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जब टॉपिक पढ़ा और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा, तो हमने क्या कहा कि हम जो ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं उस ईंधन के प्रयोग के लिए हम क्या करें कि रिन्यूएबल यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के ऊपर चले जाएं, है ना। फॉसिल फ्यूल्स का जैसे धीरे धीरे समाप्ति हो रहा, तो हम क्या करें, नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में जाएं। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो नए जैव ईंधन अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है ना, इसके चलते हम क्या देख रहे हैं कि खाद्य तेल का ज्यादा से ज्यादा जो है वो उत्पादन जो हो रहा है, वो उत्पादन के बाद जो उसका उपभोग हो रहा है वो उपभोग किसके तरफ हो रहा है, जैव ईंधन के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है। इसके अलावा हम बात देखें तो भारत में खाद्य तेल का खुदरा मूल्य में सरकारी कर यानी कि गवर्नमेंट के टैक्स की तरफ से जो टैक्स लग रहा है और साथ में जो शुल्क लग रहा है, जो टैरिफ्स लग रहे हैं, उसके चलते क्या हो रहा है कि रेट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गए। अब भारत की अगर हम बात करें तो भारत में मैंने कहा कि खाद्य तेल जो है लगभग 60% जो है इस खाद्य तेल का हम क्या कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं। यानी कि भारत में खाने वाले तो लोग हैं, ज्यादा हैं, लेकिन उत्पादन उस प्रकार से नहीं हो पा रहा और वनस्पति तेल के लिए हम क्या कर रहे हैं, दूसरे देशों के ऊपर निर्भर है। तो भारत अपनी खाद्य तेल की जरूरत का लगभग 60% क्या कर रहा है, आयात कर रहा है। और यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जब खाद्य तेलों की कीमतों में उछाल आ रहा है तो इसका प्रभाव भारत में पड़ रहा है। समझ गए ना, मेरी बातों को समझ रहे हैं? बहुत ही सरल शब्दों में मैं इस बात को समझा रहा हूं, इसलिए अब ध्यान रखिएगा, जब भी तेल की कीमतें हो तो मुर्दाबाद जिंदाबाद का नारा लगाने से पहले आपको क्या देखना पड़ेगा कि हर जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे जो हैं वो सत्य नहीं होते हैं। कुछ कारण ऐसे भी होते हैं जो कि कारण हमें जानकारी नहीं होती है, ठीक है ना। इस चीज को आप ध्यान रखिए। अब भैया जब कहा गया कि हम दो हमारे दो तक ही संतुष्ट रहो, तो भैया उससे ज्यादा जब करोगे ज्यादा बच्चे पैदा होंगे, दिक्कत तो होगी ही, है ना। तो ये वही दिक्कत, ठीक है, जिसका हम भुगत रहे। और पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम ऐसे ही भुगतते चले जाएंगे, महंगाई बढ़ती जाएगी और हम जो है भिखारी के रूप में, क्योंकि जितना कमाएंगे उससे ज्यादा खर्च करेंगे और खर्च करेंगे तो फिर समझ ही रोते रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो देश में मुख्य रूप से इंडोनेशिया, मलेशिया में पाम तेल, ब्राजील और अर्जेंटीना से सोया तेल और रूस और यूक्रेन से हम क्या करते हैं, सूरजमुखी का तेल का हम आयात करते हैं। अब समझ लीजिए कि हम अपना जो तेल का आयात है, ठीक है ना, उसके तेल के आयात के लिए हमारी निर्भरता अन्य देशों पे जो है वो बनी रहती है। किस पे? अब
इंडोनेशिया और मलेशिया से हम कहते हैं कि भैया तुम हमें पाम ऑयल भेज दो, पाम ऑयल मतलब ताड़ का तेल, ठीक है। दूसरा हम अर्जेंटीना से कहते हैं, ब्राजील से कहते हैं कि भैया सोयाबीन दे देना, क्यों, मध्य प्रदेश में सोयाबीन बड़ा कम हुआ है तो तुम दे देना, ठीक है ना। सूरजमुखी, अब रूस और यूक्रेन हम पहुंच जाते हैं, किस लिए, सूरजमुखी। अब देखिए एक चीज और भी आप ध्यान रखिए, गांव से लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, किस चीज के लिए, रोजगार के लिए। और गांव में जो है, ठीक है ना, एक गाना आया था मनोज वाजपेयी में का, आप लोगों ने सुना होगा, बंबई में काबा, सुना होगा आप लोगों ने, यूट्यूब पे का बहुत ज्यादा चला था, ठीक है ना, बंबई में काबा, है ना। नहीं होगा तो क्लास के बाद इसको सर्च कीजिएगा। और ये क्या था, ये उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की जो पीड़ा है, उस पीड़ा को इस गाने के माध्यम से समझाया गया था, ठीक है ना। गांव में लोगों के 10-10 बीघा, 15-15 बीघा, 20-20 बीघा जमीन है, उसको छोड़कर लोग शहरों में जो है वो जाकर चौकीदार की नौकरी करते रहते हैं और 8-10 हजार रुपया कमाते हैं। लेकिन वो सोचते हैं कि हम शहर में, हम दिल्ली में हैं, बंबई में हैं, यहाँ है वहां है। लेकिन उनको नहीं पता कि भैया उनके गांव में जो उनके पूर्वजों ने उनके लिए जो जमीन छोड़ दिया ना, उस जमीन जो है वो सोना उगलती है। आप उस सोना को छोड़ के आप क्या कर रहे हैं, शहर में जाके अपना सोना खराब कर रहे हैं, अपनी नींद को खराब कर रहे हैं, है ना, है कि नहीं। ठीक है, तो भारत में हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से कृषि जोतों का आकार कम हो रहा है, भारत में जिस प्रकार से देख रहे हैं कि लोग खेती की तरफ से जो है अपने आप को क्या कर रहा है, कि खेती की तरफ से अपने दिमाग को हटाकर वो क्या कर रहे हैं, शहरों की तरफ जिस तरह से पलायन कर रहे हैं। ये भी कारण है कि हम खाद्य पदार्थों का जो है वो क्या कर रहे हैं, उत्पादन कम करके हम उसका आयात ज्यादा कर रहे हैं। अब सूरजमुखी हो गया, अब इसको देखिए, सूरजमुखी के लिए हमको यूक्रेन से भीख मांगना पड़ता है, सूरजमुखी के लिए हमें अन्य देशों से जो है वो भीख मांगना पड़ता है ना। रविंद्र यादव, अनुराग सैनी, स्वागत, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो खाद्य तेलों के बारे में, और हम बात करें तो खाद्य तेलों में अगर हम देखें तो प्राथमिक स्रोत क्या है, सोयाबीन है, सफेद सरसों है, मूंगफली है, सूरजमुखी है, कुसुम है और नाइजर है, जिससे कि हम खाद्य तेल बनाते हैं, ठीक है ना। ये प्राथमिक स्रोत है जिससे हम बनाते हैं। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को क्या किया गया, और ज्यादा एडवांस किया गया, और उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि ताड़ के तेल के, नारियल का तेल, चावल की भूसी का, आप देखते हैं ना, राइस ब्रान ऑयल के नाम से पैकेट आता है, ठीक है ना। तो चावल की भूसी से हम तेल निकालते हैं, कपास के बीज से हम तेल निकालते हैं। तो ये जो है ये आपके क्या है, द्वितीयक स्रोत है। पहले स्रोत क्या है, घर में क्या सरसों उरसों चलता था, लेकिन आप क्या देख रहे हैं, राइस ब्रान। और आप बड़ा अपना कॉलर उठा के कहते हैं कि हम तो राइस ब्रान ऑयल खाने वाले हैं, ठीक है ना। करिश्मा कपूर भी टीवी पर आती हैं, और जो भी और भी हीरोइनें आती होंगी टीवी पर, वो बढ़िया बढ़िया पैकेट दिखा के आप लोग से कहती होंगे कि ये तेल खाइए, ये आपके हार्ट के लिए और आपके पति के हार्ट के लिए जो है वो बड़ा बढ़िया है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये सब मार्केटिंग का फंडा है। प्राथमिक तेल कौन सा है, कड़ुआ तेल जो है वो प्राथमिक तेल है, सरसों तेल जो है वो प्राथमिक तेल है, उसके तरफ आपको चलना होगा, ठीक है। भारत में तिलहन उत्पादन में प्रमुख चुनौतियों के बारे में अगर हम बात करें तो तिलहन का उत्पादन का मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो ये वर्षा आधारित क्षेत्र में लगभग 70% क्षेत्र जो है वो वर्षा आधारित क्षेत्र है, ठीक है। इसके अलावा भारत में अगर हम देखें तो तिलहन की जो फसल है उसके बीजों के जो रेट है वो इतने ज्यादा महंगे हैं, जैसे कि मूंगफली के तेल के अगर हम देखें, मूंगफली के बीज देखें, सोयाबीन के बीज देखें, वो इतने ज्यादा महंगे हैं, तो उसके चलते क्या होता है, रेट हाई हो जाता है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि एक घर में हम दो, हमारे दो की जगह पे हम चार, हमारे चार, है ना। फिर चार से वो कितने हो गए, 16, 16 से 64, ठीक है। तो जो जोत का जो आकार था, जो खेत का आकार कभी 20 बीघा हुआ जमीन होता था, अब वो क्या हो गया, 2-2 कट्ठा जमीन हो गया। तो छोटे छोटे जो खेत हैं, तो जब जोत का आकार छोटा होगा तो क्या होगा, उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो भाई दिक्कत तो आएंगे। तो इसके अलावा कम बीज प्रतिस्थापन दर और कम उत्पादकता जो है ये भी कारण है। तो सरकार के द्वारा जो है इसके ऊपर कार्य भी किया गया। सरकार जो है वो घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक प्रोग्राम भी लेकर आ रही है, जिसका नाम है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ताड़ तेल, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम ऑयल, ठीक है। इस पर मैंने अगस्त पे क्लास में लिया था, आपको बताया भी था कि राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ताड़ तेल क्या है, इसके बारे में हम जान जाएं, इस मिशन के बारे में हम जान जाएं। तो इस योजना के तहत अनुकूल मौसम की स्थिति के कारण भारत का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, 7 बहनें जो हैं, इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्रों में क्या किया जाए कि इस योजना के तहत ताड़ तेल किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाए और कीमत एवं व्यवहार्यता सूत्र के तहत किसानों को जो है वो पारिश्रमिक दिया जाए, यानी कि किसानों को जो है वो आर्थिक धन या आर्थिक मदद किया जाए कि वो ज्यादा से ज्यादा
वहां के जलवायु के हिसाब से क्या करें कि ताड़ तेल का क्या करें उत्पादन करें। अब इससे फायदा क्या होगा, इसका लाभ क्या होगा कि इससे हम क्या करेंगे कि तिलहन और ताड़ के तेल उत्पादन को प्रोत्साहन देकर खाद्य तेलों के आयात पर जो है वो निर्भरता को हम क्या करेंगे, कम करेंगे। और इससे क्या होगा, किसानों को अधिक नगद राशि जो है वो प्राप्त की जा सकती है ना। हमारी जो निर्भरता दूसरे देशों पे होगी वो निर्भरता कम होगी ना, हम किसी और के सामने निर्भर नहीं होंगे ना। ठीक है, हम क्या करेंगे, अपना उत्पादन करेंगे। ठीक है, किसानों को जो है वो किसानी के प्रति जो है, किसान पलायन क्यों कर रहा है, क्योंकि किसान जो है वो रिस्क लेने से जो है वो इतना रिस्क लेते लेते थक गया है कि वो रिस्क लेना ही नहीं चाहता। लेकिन सरकार के द्वारा इतनी सारी योजनाएं जो किसानों को लेकर आ रही है, इस योजना के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि फिर से कहेंगे कि बबुआ गांव में आ जा, गांव में जो है क्या है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो देश की धरती पे आइए और क्या कीजिए, यहाँ आपके जो खेत है, आपके जो खलिहान है, वो इतना ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, उस उत्पादन करने की तरफ आप क्या कीजिए, ध्यान दीजिए। अब इस प्रकार की योजनाएं जो है इनकी आवश्यकता क्यों है, तो भारत वनस्पति तेल का विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ठीक है ना, भारत में जो है हर संडे जो है वो पार्टियां तो होती ही रहती हैं, है ना, वीकेंड्स में पार्टियां होती रहेंगी। जो वेजिटेरियन होंगे वो पनीर पार्टी करेंगे और जो नॉन वेजिटेरियन होंगे वो मुर्गा पार्टी करेंगे। ठीक है, अब भारत में जब मुर्गा या पनीर पार्टी होंगी तो आपको पता है कि तला हुआ जो पदार्थ है, ठीक है ना, भारत के लोग जो है वो तले बहुत खाते हैं। खासकर पश्चिमी भारत की तरफ चले जाएं, पंजाब पंजाब के क्षेत्र में, तो पराठा पराठा तो खूब चाहिए, है ना, नाश्ते में पराठा चाहिए, पूड़ी चाहिए। तो समझ लीजिए कि भारत जो है वो क्या कर रहा है कि खाद्य तेलों का जो है वो सबसे बड़ा जो है उपभोक्ता है। ताड़ के तेल का आयात भारत में अगर हम देखें तो कुल वनस्पति तेल का लगभग 60% जो है वो भारत में ताड़ का तेल, पाम ऑयल, ठीक है ना, इसका उत्पादन करता है। 2016 और 17 के आंकड़ों के बारे में बात करें तो भारत में ताड़ के तेल की कुल घरेलू खपत जो थी वो 9.3 मिलियन मीट्रिक टन थी, जिसमें 98.97 यानी कि 99% का जो ताड़ तेल था वो मलेशिया और इंडोनेशिया से मंगाएगा। अब इस चीज को बड़ा ध्यान से समझिएगा, 60% ताड़ तेल का उत्पादन जो है का हम क्या कर रहे हैं कि आयात मतलब हम उपभोग कर रहे हैं, और 99% हमने क्या किया वो अलग देशों से जो है मंगा रहे हैं। किससे हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इंडोनेशिया से, मलेशिया से, कि भैया तुम दे दो। यानी कि हमारे पास मात्र 1.1% के आसपास का मान लीजिए कि केवल हम उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इतना बड़ा जो हम इस पे हम क्या करें कि हमारे जो पूर्वोत्तर के क्षेत्र है, हमारा अंडमान निकोबार का क्षेत्र है, या ऐसे क्षेत्रों से जहां इनका उत्पादन के जो है क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो हमारे हिसाब से है, तो हम क्या करें, इन सारे क्षेत्रों से हम उत्पादन करना चाहें तो उत्पादन कर सकेंगे। रूबी रानी गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए, क्लियर है। भारत में इसकी आवश्यकता क्या है, भारत में केवल 1.027% ही हम उत्पादन कर पा रहे हैं, और इसके अलावा भारत में 94.1% ताड़ तेल का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो सबसे पहला हम देखें तो भैया हम खाऊ माल हैं, तो सबसे पहला खाने में। दूसरा, ताड़ तेल का यूज किस लिए किया जाता है, तो खाद्य तेल के अलावा अगर हम बात करें ताड़ तेल का जो यूज हो रहा है वो डिटर्जेंट बनाने में, प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधन, ठीक है ना, इन सारे क्षेत्रों में किया जा रहा है। और जिस प्रकार से जैव ईंधन के रूप में खाद्य तेलों का प्रयोग किया जा रहा है, तो पाम ऑयल का भी यूज जो है वो क्या किया जा रहा है, खाद्य तेलों के रूप में जो है। वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें तो ताड़ तेल के शीर्ष उपभोक्ता के रूप में अगर हम देखें तो शीर्ष उपभोक्ता कौन है, इंडिया, इंडिया के बाद चाइना, और चाइना के बाद यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ जो है वो मुख्य उपभोक्ता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगला न्यूज है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, द हिंदू से। द हिंदू से लिया हुआ न्यूज है ताइवान स्क्रैम्बल्स जेट अगेंस्ट रिन्यूड चाइनीज मिलिट्री एक्टिविटी। Taiwan's combat aircraft were dispatched to warm away the Chinese aircraft while missile systems were deployed to monitor them. चीन और ताइवान के ऊपर हम लोगों ने काफी बार चर्चा की है आप लोग के साथ। ठीक है, एक बार फिर से चीन और ताइवान में जो हालिया घटनाक्रम हो रहे हैं उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। ठीक है ना, तो ताइवान जो है, जिसको आप जानते हैं कि चीन बार बार कहता है कि हमारा क्षेत्र, हमारा क्षेत्र, चीन का आदत है। ठीक है ना, चीन जैसा गधा मतलब गंदा कोई देश नहीं। ठीक है ना, चीन आपके उस पटीदार के तरह है। ठीक है, वो क्या चाहेगा कि आपके संबंध जिसके साथ अच्छे हो, सबसे पहले वो उसके साथ संबंध खराब कराएगा आपका। आप जहां जाके अपनी रिश्तेदारी जोड़ के आएंगे वो पहुंच के वहां जाके रिश्तेदारी खराब करा देता है। ठीक है, और चीन अगर कहीं घूमने चला गया तो वो भी कहेगा कि वो भी मेरा ही स्थान है। ठीक है, तो चीन जैसा सबसे घटिया कोई देश ही नहीं।
अफगानिस्तान देखिए, भारत ने इतना पैसा वैसा लगा के सब कुछ अच्छा किया, है ना, पाकिस्तान के माध्यम से तालिबान को उकसाकर जो है सब बेड़ा गर्क कर दिया। ईरान में भारत ने इतना अच्छा प्रोजेक्ट तैयार किया, सब बेड़ा गर्क कर दिया। बांग्लादेश जिसको भारत ने ही बनाया, बेड़ा गर्क। नेपाल बेड़ा गर्क, श्रीलंका बेड़ा गर्क, मालदीव बेड़ा गर्क। ठीक है, तो चीन का आदत पुराना डॉगी है ना, पुराना कुकुर टाइप का है। तो ताइवान के बारे में अगर हम बात करें तो ताइवान के ऊपर चीन जो है वो हमेशा क्या कहता है, कहता बार बार कि चीन जो ताइवान जो है बेटा हमारा है, ताइवान हमारा है, ठीक है ना, और हमेशा से अपना स्वशासित जो है वो द्वीप के रूप में मानता है। लेकिन ताइवान कहता है कि बेटा हम तुम्हारे नहीं हैं, हम हैं अलग, ठीक है, नहीं मानता है। तो अगर हम बात करें तो ताइवान और चीन का जो ये संबंध है, इसको लेकर जो है अपने स्वशासित द्वीप के निकट अक्सर ताइवान नियंत्रित जो प्रैटस द्वीप समूह है, ठीक है ना, इसके समीप क्या करता है, वायु रक्षा क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम भाग में चीनी वायुसेना बार बार क्या करता है कि कार्यवाही की शिकायत करता है, ठीक ना, कि बार बार चीन के द्वारा जो है यहाँ क्या की जा रही है, कार्यवाही की जा रही है। हाल ही में हमने देखा था कि चीन ने क्या किया था, ताइवान के ऊपर से जो चीनी विमान है, और ये चीनी विमान जो है वो परमाणु सक्षम वर्षक जो है, ऐसे 19 विमानों को क्या किया था कि ताइवान की वायु रक्षा क्षेत्र में क्या किया था, उड़ान भरवाया था। अब जैसे ही चीन के विमान यहाँ उड़ान भरे, वैसे ही ताइवान कहा कि बेटा हम क्यों पीछे रहे, हमें अमेरिका का सपोर्ट है, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। ताइवान के द्वारा क्या किया गया कि लड़ाकू विमान जो है वो चीन के क्षेत्र में भेज दिए गए। अच्छा, ताइवान यहीं तक नहीं है, ताइवान ने क्या किया है कि एंटी मिसाइल सिस्टम जो है वो सेट कर रखा है। मतलब ताइवान की औकात कहां सेट करने की, अमेरिका ने जो है वो ताइवान की धरती पे जो है वो चीन के लिए जो है ये सारा का सारा जो है कर रखा है। लेकिन अब देख लीजिए, अमेरिका ने 20 साल तक अफगानिस्तान में इतना मेहनत किया और चीन ने क्या किया, देख ही रहे हैं आप लोग, तो सब कुछ जो है वो जग जाहिर है। तो ये इस प्रकार की जो कार्यवाही हो रहे हैं, उस कार्यवाही के पीछे कारण क्या है, तो ताइवान का द्वारा ऐसा कुछ करने पर चीन जो है वो हमेशा क्या होता है, नाराज हो जाता है। और चीन कहता है कि लोकतांत्रिक रूप से शासित ताइवान द्वीप के अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जो समर्थन दिखाया जा रहा है, ये समर्थन जो है वो चीन को कहीं ना कहीं नाराज कर देता है। और जब भी चीन नाराज होता है अमेरिका के, इससे वो क्या करता है, ताइवान के ऊपर एक बार जो है अपना जो हवाई जहाज है उसको लेके घुमा देता है, अपने जो भी लड़ाकू विमान है उसको लेके घुमा देता है, ठीक है ना। अमेरिका ताइवान के लिए अगर हम बात करें तो हम बात किया कि ताइवान ये सब जितने भी हवा में जो उड़ रहा है बार बार, मतलब चीन को जाके जो आंख दिखा दे रहा है, वो किसके बल पे दिखा रहा है, अमेरिका के बल पे, क्योंकि सारे हथियारों का जो निर्यात करता है ताइवान को, वो कौन कर रहा है, चीन, ठीक है ना। और चीन जो है अपने इस रक्षा का, अपने इन कार्रवाइयों को देश की संप्रभुता की रक्षा करने और ताइपे और वाशिंगटन के बीच मिली भगत से निपटने के लिए जो है वो कहता है कि आवश्यक है, हम इसलिए ताइवान वाले क्षेत्र पे हम क्या करते हैं, हमेशा निगरानी करते रहते हैं। ताइवान के नागरिकों के द्वारा चीन की मुख्य भूमि के साथ राजनीतिक एकीकरण करने संबंधी बीजिंग की मांग को जोरदार तरीके से खारिज कर दिया गया, और इसके बाद चीन ने ताइवान पर राजनयिक, आर्थिक और सैन्य दबाव जो है वो बढ़ाना शुरू कर दिया है, ठीक है ना। चीन काफी लंबे समय से ताइवान को संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भाग लेने से अवरुद्ध करता है। 2016 में ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन के चुनाव के बाद इस तरह के दबाव जो है और भी ज्यादा चीन के द्वारा ताइवान के ऊपर बढ़ा दिए गए। चीन और ताइवान के संबंधों के अगर ऊपर बात करें तो चीन अपनी वन चाइना नीति के अंतर्गत ताइवान को कहता है कि मेरा हिस्सा है, और 1949 में चीन में 2 दशक तक चले गृह युद्ध के बाद अगर हम देखें तो जब पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संस्थापक माओ तुंग ने पूरे चीन पर अपना अधिकार जमा लिया, तो विरोधी राष्ट्रवादी पार्टी के नेता और समर्थक जो हैं वो ताइवान द्वीप पर भाग गए, और इसके बाद पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने ताइवान को बीजिंग के अधीन लाने की जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग का प्रण लिया, और इसके बाद से ये पूरा घटनाक्रम जो है वो चल रहा है। चीन ताइवान का जो है वो शीर्ष व्यापारिक भागीदार है। वर्ष 2018 के दौरान दोनों देशों के मध्य लगभग 226 बिलियन का जो है डॉलर का जो है व्यापार हुआ। ताइवान एक स्वशासित देश है और वास्तविक रूप से अपने आप को स्वतंत्र मानता है, ठीक है ना, लेकिन चीन ने कभी भी ताइवान की जो है वो स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की है। प्रीति सूर्या, आनंद, गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। और आपके स्क्रीन पर ये आपको दिख रहा होगा, ये चीन है, ये चीन के दक्षिण में आपको साउथ चाइना सी नजर आ रहा है, ये आपको ताइवान नजर आ रहा है, और ये ताइवान की राजधानी आपको ताइपे नजर आ रही है, ठीक है ना। तो इसका अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेकर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। कैसा लग रहा है क्लास?
एक एक बात समझ में आ रही है ना। तो जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उसको आप लोग कॉपी पेन पे लेकर, सबके हाथ में कॉपी पेन होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, तो नोट करते चलिएगा, ठीक है ना। स्पीड काफी स्लो मैंने रखी है इसलिए क्योंकि आपको सारी बातें जो है वो धीरे धीरे आपके दिमाग में जो है वो भर जाए और डाउट जो है वो एकदम क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियर हो जाए, कहानी की तरह सारी बातों को आप समझ लें और किसी भी प्रकार की समस्या आप लोग को ना हो। कृपया आप लोग उत्तर देके बताएं किसी को किसी प्रकार की समस्या हो रही है कि नहीं। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि एक करंट एक चैनल ही हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना, जो कि करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है, एक चैनल ही होगा, एक अलग चैनल हो जो कि हर स्टेट से परे एक चैनल हम स्टार्ट कर रहे हैं। करंट अफेयर्स का जो चैनल है वो हो सकता है सोमवार या मंगलवार से उस चैनल को हम स्टार्ट कर दें। और उसमें हम जब करंट अफेयर्स देखेंगे तो थोड़ा सा करंट अफेयर्स का तरीका चेंज कर देंगे, एडिटोरियल एनालिसिस की एक क्लासेस ला देंगे, डेली न्यूज़ एनालिसिस, इसलिए मैंने नाम भी पूछा आप लोगों से कि नाम कुछ आप लोग सजेस्ट कीजिए, ठीक है। और एमसीक्यू का सेशन जो है वो अलग, मतलब कुल मिला के वो चैनल जो है वो केवल करंट अफेयर्स के बहुत सारे, ठीक है ना, न्यूज एनालिसिस, डेली न्यूज एनालिसिस डीएनए टाइप का होगा, है ना, डेली न्यूज एनालिसिस या करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस, इस टाइप से कुछ प्लान चल रहा है, देखते हैं उस पर जैसा होगा वो आपके साथ साझा करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चीन जो है एक देश प्रणाली और एक देश दो प्रणाली सूत्र के तहत ताइवान अपने मामलों को खुद संचालित करता है और हांगकांग में इसी प्रकार की समान व्यवस्था का भी जो है वो उपयोग किया जा रहा है। चीन ताइवान पर अपना दावा करता है और इसे एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाले देशों के साथ जो चीन जो है वो कहता है कि भैया अगर अपने ताइवान को कहा कि ये कोई देश है तो बेटा हमारा संबंध तुमसे खराब है, ठीक है ना। भारत जो है वो ताइवान को 2018 तक अगर हम बात करें, ठीक है, सॉरी 2010 तक अगर हम बात करें तो भारत क्या कहता था, मानता था कि चीन जो है वो ताइवान का पार्ट, ताइवान जो है वो चीन का पार्ट है। 2010 से जो है भारत ने कहा बेटा अब हम नहीं मानेंगे, अब तो हम ताइवान को समर्थन देंगे, हम कहेंगे कि बेटा ताइवान तुम अलग हो, ठीक है ना। अब जब से भारत ने ताइवान को जो है वो चीन का पार्ट मानने से मना किया तब से चीन की जो है वो सुलगी हुई है भारत को लेकर, तब से जो है एकदम आग बबूला है। और उसके बाद उसने कहा, क्या कहा कि बेटा भारत अब तुम जहां जहां पैसा लगाए हो ना, जहां तुम 100 रुपया लगाए वहां 1000 रुपया लगाएंगे और 1000 रुपया लगाने के बाद जो है वो क्या करेंगे कि तुम्हारे खरीदे हुए जिस देश के साथ संबंध है उन सारे संबंधों को हम खराब करेंगे, ठीक है ना। और जानते ही हो आप, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, है ना। तो रुपया का खेला आप लोग को दिख ही रहा है और रुपया का खेला आपको दिख ही रहा है कहाँ, अफगानिस्तान में, ठीक है। रुपया का खेला कहाँ दिखा आपको, ईरान में। रुपया का खेला कहाँ दिखा, नेपाल में। लेकिन नेपाल को अब समझ में आ रहा है, नेपाल अब क्या रहा, अरे साला तो हमको उल्लू बना दिया, हमसे कहा कि हम निवेश करेंगे और हमारा उत्तरी नेपाल का जो क्षेत्र है उस पर कब्जा कर लिया। नेपाल की भूमि जो चीन के साथ संलग्न है, मतलब तिब्बत वाला क्षेत्र, वहां क्या किया, नेपाल वाले क्षेत्र को चीन ने क्या किया, वहां अपना कब्जा मार दिया, ठीक है। अफगानिस्तान में भी अपना एक एरिया बना रहा है। अच्छा एक चीज और उसने किया है कि पाकिस्तान से भी भूमि ले रहा ग्वादर पे, ठीक है ना। और वहां भी कहा कि हम कुछ क्षेत्र को हम क्या करेंगे कि उस क्षेत्र में हम लगभग 50,000 के आसपास अपने नागरिकों को रखेंगे और उसमें कुछ हजार जो हैं हमारे सेना के जवान रहेंगे जो कि उस नागरिकों को और हमारे जो इंडस्ट्रियल जो भी एरिया होंगे उसकी रक्षा करने के लिए रहेंगे, ठीक है। और वो क्षेत्र पूरी तरफ से जो है वो चीन का एरिया होगा, ठीक है, ग्वादर के पास का। तो देखिए किस प्रकार से लॉलीपॉप पकड़ा के क्या कर रहा है, कैंसर जो है वो पैदा कर दे रहा है। तो ये चीन है भैया, है ना, ये चीन, ठीक है। तो ये आपका रहा। दोस्तों इस समय आप जुड़े हैं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी पे, ठीक है। तो यहाँ अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज जो है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ जो है वो देखने को मिलेगा। करना क्या है दोस्तों, मोबाइल उठाइए, मोबाइल पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। जैसे ही आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, ओपन करेंगे, वैसे ही आपको गेट स्टार्टेड आएगा। आपको अपने मोबाइल नंबर से क्या करना है, रजिस्टर्ड करना है। मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड करने के बाद आपको अपना गोल चूज करना है। आप गोल में अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी कर लीजिए, बहुत सारे यूपीएससी है, आईआईटी है, नेट है, बैंक है, गेट है, यूपीएससी ऑप्शनल है, जीएस है, ठीक है, यूपी पीएससी है, बिहार पीएससी, सीजीपीएससी है। अभी मेरी क्लासेस के लिए आपको क्या करना होगा, यूपी पीएससी पर आप जाइएगा और यूपी पीएससी पे जाने के बाद आप मुझे सर्च कर लीजिएगा अनूप उपाध्याय नाम से और सर्च करके आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है ना।
उसके बाद एक कोड की आपकी आवश्यकता पड़ेगी, आप इस कोड का आप यूज कीजिएगा, इस कोड को आप ध्यान रखिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो है, अभी सेशन चलेगा, अभी सेशन समाप्त नहीं हुआ है ना, अभी टॉपिक्स बचे हुए हैं, टॉपिक्स पे भी हम लोग आएंगे, ठीक है। अब ये बीच में कुछ अनअकैडमी के बारे में जो जानकारी है वो जानकारी मैं आप लोग के साथ साझा कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा कि इस कोड को आप लोग यूज कीजिएगा और जो भी क्लास 6 से लेके क्लास 12 से बीएससी हो या आपका आईआईटी हो, नेट हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव या जितने भी एकेडमिक एग्जाम है, नेट जीआरएफ से लेकर सब कुछ, हर जगह आप इस कोड का यूज करा सकते हैं। आप अपने फ्रेंड से कह सकते हैं, आप अपने फैमिली या कहीं भी आप इस कोड का यूज करा के आपको डिस्काउंट मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो यूपीपीएससी पे जाके आपको क्या करना है, अनूप उपाध्याय नाम से सर्च करना है, कोड यूज करना है, जिससे फ्री क्लासेस आप देख सकते हैं। जैसे हिस्ट्री की 9 जो फ्री क्लासेस होती है, अब अगली क्लास जो है वो 10 सितंबर से जो है वो हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। कुछ निजी कारणों के चलते मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ शाम का, ठीक है। 10 सितंबर से जो है वो क्लास स्टार्ट करेंगे। अनअकैडमी के एडवांटेज क्या है कि एनी टाइम एनीवेयर हम लाइव और रिकॉर्डेड सेशन जो है अपने हिसाब से देख सकते हैं। अपॉर्चुनिटी है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर इन्फ्लुएंसर से जुड़ने की, ठीक है। कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेस आपको मल्टीपल, मतलब कि आप समझिए कि केवल एक मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको ढेर सारी जो टीचर्स है उन सारी टीचर्स की क्लासेस का आपको लाभ मिलेगा, है ना। इसके अलावा स्ट्रेटजी सेशन, मास्टर क्लासेस, अनलिमिटेड क्विजेस से स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में है, मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन से इन सभी का लाभ देगा। दोस्तों अनअकैडमी अपने प्राइस को बहुत ही जल्दी हाइक करने वाला है, तो यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी का सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेने का मन है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लेट मत कीजिए। 10 से 20% जो है वो प्राइस हाइक होने वाला है। तो जिनका सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो गया उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप रिन्यूअल अगर आपको कराना है तो आप अनूप 10 का कोड यूज करके आप रिन्यूअल करा सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि आपका जो ईमेल आईडी हो और आपका मोबाइल नंबर जो, वो दोनों क्या होना चाहिए, नया होना चाहिए। लास्ट टाइम जो आपने यूज किया था उसको मत यूज कीजिएगा, ठीक है ना। अनूप 10 का कोड लगाइएगा और आप इस सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। बैच के बारे में बात करें तो यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल का बैच आपको दिख रहा है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, हिंदी, फिलोसफी, सोशियोलॉजी का जो है वो बैच चल रहा है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सारथी के नाम से एक 45 दिवसीय आपका रिवीजन बैच है यूपीपीएससी प्रीलिम्स का, जिसमें पूरी टीम है, इनके साथ आप पढ़ सकते हैं। प्रगति के नाम से बैच है आपका, कंप्लीट बैच फॉर इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ आरओ एग्जाम्स के लिए, तो ये आपके स्क्रीन पर आप देख रहा है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। लक्ष्य यूपीपीएससी 2022 को ध्यान में रखते 12 महीने का बैच 8 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरी टीम है, इनके साथ आप क्लासेस कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए जो बैच है ये आपको दिख रहा है, ये क्लासेस चल रही हैं, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। अगर आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यूपीपीएससी अपर, लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पेट, लेखपाल, बीईओ और ऑप्शनल कोर्स का आपको लाभ मिलेगा, ठीक है ना। आपको बस कोड ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा फी के बारे में बात करें तो अभी जब तक फीस नहीं बढ़ा तब तक फीस क्या है, 24 महीने का 8,400 है, 12 महीने का 7,000 है, 6 महीने का 5,600 और 3 महीने का 3,500 है। लेकिन जैसे ही आप कोड यूज कर लोगे अनूप 10, वैसे ही कोड अप्लाई करने के बाद आपको 24 महीने का फी, जब तक फीस नहीं बढ़ा है, 7,560, 12 महीने का 6,300, 6 महीने का 5,040 और 3 महीने का 3,150 है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो बिहार के हैं, जो कि यूपी की भी तैयारी कर रहे हैं, काफी सारे यूपी के स्टूडेंट बिहार का भी देते हैं। तो सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर है, जिसमें यूपी और बिहार का आप क्या कर सकते हैं, कॉम्बो एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आपको यूपी बिहार की लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस करने का मौका मिलेगा, जिसमें 6 महीने की फीस 7,960, 12 महीने की 10,620 और 24 महीने का 14,620 है। लेकिन जैसे ही कोड यूज करोगे यहाँ भी आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। दोस्तों बक्स बाउंड्री, आपको अपॉर्चुनिटी है कि आपको अपने किसी भी एजुकेटर की क्लास में कोई भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगे, आपको लगे कि टीचर जो है वो कुछ गलत बढ़ा रहा है या गलत चीजें दिखा रहा है, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, क्लेम कर सकते हो। और इस क्लेम करने पे अगर आपकी रिपोर्ट सही हुई तो आपको अनअकैडमी की तरफ से जो है वो प्राइज मिलेगा। तो इस प्रकार के अगर आपको कहीं मिलता है तो आप क्लेम करिए। फ्री स्पेशल सेशन है, जिसके बारे में मैं बता रहा था, रात को 9 बजे मेरी हिस्ट्री की क्लासेस जो है वो 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलेंगी। पार्टिसिपेट करेंगे आप लाइव चैट पे, अपने डाउट्स को ऑन टाइम जो है आप सॉल्व करेंगे। पोल्स फॉर द लर्नर्स है, एमसीक्यू पोल्स के माध्यम से करेंगे। रेज योर हैंड करके आप क्या कर सकते हैं, अपने एजुकेटर से जो है वो बात कर सकते हैं, जैसे फोन पे आप बात करते हैं, है ना। नेवर मिस क्लास के लिए आपको नोटिफिकेशन आएगा, जैसे ही आप फॉलो कर लेंगे आप क्लासेस के नोटिफिकेशन आएंगे। जो भी क्लासेस हो रही हैं उसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मांगने की आवश्यकता नहीं है। एनी टाइम एनीवेयर जो है वो आप क्लासेस
कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले न्यूज पे आते हैं। न्यूज है द हिंदू से। ठीक है, अगले न्यूज पे आ जाते हैं। कॉपी पेन फिर से आप लोग तैयार रख लीजिएगा। ठीक है, न्यूज क्या है? लॉजिस्टिक एग्रीमेंट विथ रशिया शॉर्टली इन फाइनल स्टेज विथ यूक्रेन। अभी भारत ने क्या किया है कि एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट किया है, किसके साथ? रशिया के साथ जो है वो होने वाला है। ठीक है ना, और यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ जो है वो फाइनल। ठीक है, दीक्षा कुलश्रेष्ठ। ठीक है, तो कॉपी पेन रेडी रखिए और इस न्यूज पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम जाने कि भैया ये लॉजिस्टिक समझौता क्या है। तो लॉजिस्टिक से ही आपको समझ में आ रहा है, कुछ सामान ओमान से रिलेटेड कुछ समझ, कहते हैं ना कि आपका लॉजिस्टिक कहां तक पहुंचा है, तो कोई सामान। तो भारत क्या कर रहा है कि शीघ्र ही रूस के साथ जो है वो द्विपक्षीय लॉजिस्टिक समझौता जो है, उसका पारस्परिक लॉजिस्टिक विनिमय समझौता, जिसको कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, रीलॉस के नाम से जाना जाता है, उसको अपना अंतिम रूप देने के उसमें है। अब इसके अलावा ब्रिटेन के मध्य लॉजिस्टिक समझौता जो है वो अपने अंतिम दौर पे है। अब इसके फायदे क्या होंगे? अब फायदे को समझना तो समझिए। मान लीजिए कि भारत से कोई, इनका कोई जहाज, ठीक है ना, अब ये जहाज मान लीजिए आपके रशिया पहुंच रहा है, ठीक है, या किसी और देश जा रहा है, बीच में इसका तेल खत्म हो गया, तो फिर भारत तो नहीं आएगा ना। तो क्या करेगा? जो करीब के कंट्रीज होंगे उन कंट्रीज से क्या कहेगा कि उनके तट पे जाएगा और उनसे कहेगा भैया मेरा तेल खत्म हो गया, तेल भर दो। अब मोटरसाइकिल तो नहीं है ना कि बनारस से निकले और तेल खत्म हो गया तो आजमगढ़ में जाके भर लिए, या बनारस और आजमगढ़ के बीच में बहुत सारे आपको पेट्रोल पंप दिख रहे हैं, जहां मन किया वहां रोके और किसी पेट्रोल पंप पे भर लिए। ऐसा तो नहीं हो पाएगा। उसके लिए उस देश पे, लेकिन उस देश के साथ क्या होना चाहिए कि एक अनुबंध होना चाहिए, एक समझौता होना चाहिए। ठीक है, तो यही समझौता जो है वो भारत क्या कर रहा है, यूएसए के साथ पहले ही कर चुका है। ठीक है, यानी कि यूएसए के अगर मान लीजिए कोई जहाज भारत के तट से होकर गुजर रहे हैं और उसमें लग रहा है कि भैया इसका ईंधन समाप्त है या इसकी रसद खाद्य सामग्री जो है ये समाप्त है, तो क्या करेगा कि भारत के तट पर अपनी मस्त लगाएगा और बोलेगा बेटा तेल भर देना। ठीक है, और ये सब खाने पीने का जो सामान है वो खत्म हो गया, वो भर देना। तो लॉजिस्टिक समझौता क्या है? तो लॉजिस्टिक समझौता संबंधित देशों के मध्य ईंधन के आदान प्रदान हेतु सैन्य सुविधाओं का उपयोग करने के लिए परस्पर समझौते पर आधारित एक प्रशासनिक व्यवस्था है। इस समझौते के माध्यम से लॉजिस्टिक अर्थात सामरिक क्रियान्वयन या रसद संबंधित सहायता आसान होती है। भारत को अपनी सीमा से दूर सैन्य कार्रवाई के दौरान परिचालन संबंधी जो कार्रवाई उसको तेजी पहुंचाने के लिए ये योजना शुरू की गई। 2016 में भारत ने अमेरिका के साथ जो है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लीमोआ कहा गया, LEMOA, लीमोआ, ठीक है, इसकी शुरुआत कर दी। इसके अलावा भारत ने जितने भी क्वाड कंट्रीज हैं, कौन कौन क्वाड कंट्रीज हैं? जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडिया। तो क्वाड कंट्रीज कौन कौन से हो गए? जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। इनके साथ लॉजिस्टिक समझौता जो है वो भारत कर चुका है। सिंगापुर, दक्षिण कोरिया के साथ भी लॉजिस्टिक समझौता जो है वो भारत का हो चुका है। यानी कि यहां के आसपास इनके या हमारे किसकी के जहाज पानी वाले, ठीक है ना, जाएंगे। पानी वाला का मतलब ये नहीं कि बचपन में जो आप लोग पानी का जहाज चलाते थे टर करके, वो वाला नहीं, बड़का जहाज जो सब महासागर में चलते हैं। ठीक है, तो जब भी जाएंगे तो क्या करेंगे? रसद और ईंधन का जो है वो आपूर्ति करेंगे। इसके लाभ क्या होंगे? तो इन प्रशासनिक व्यवस्था का सर्वाधिक लाभ जो है वो किसको मिलेगा? नौसेना को मिलेगा। मान लीजिए नौसेना की जहाज किसी गंतव्य पे जा रही है, तो सबसे पहला लाभ। कई देशों के साथ इस प्रकार से जो लॉजिस्टिक हस्ताक्षरित लॉजिस्टिक समझौता है, इसके वजह से जो है परिचालन संबंधी सामग्री लाने और ले जाने की क्षमता में सुधार होता है और भारतीय सीमा से दूर गहरे समुद्रों में नौसेना के अंतर संचालन क्षमता में क्या होगी? वृद्धि होगी। अब ये लेमुआ क्या है जिसपे अमेरिका के साथ जो लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट जो है ये है क्या? तो ये अमेरिका के द्वारा कई देशों के साथ सैन्य सहयोगी संबंध रखने वाले देशों के साथ किया गया लॉजिस्टिक सहयोग समझौता है। और भारत के लिए जो है अमेरिका ने क्या किया, एक विशेष संस्करण जो है तैयार किया। पहले इसका नाम लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट LSA था, लेकिन भारत के साथ जो इसने किया है उसका नाम है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है ना, और ये भारत और अमेरिका के मध्य 3 बुनियादी समझौते में है, जिसमें कि ईंधन भरने, ठीक है ना, आवश्यक सामग्री की पुनर्पूर्ति के उद्देश्य दोनों निर्दिष्ट सैन्य सुविधाओं के उपयोग करने की अनुमति दी गई है। अगला न्यूज है दोस्तों आपका द हिंदू से। न्यूज है अरुणाचल प्रदेश से, और न्यूज है कि चाइना बॉर्डर्स MLS फॉर्म फोरम टू चेक आउट माइग्रेशन। ठीक है ना, जो चाइना बॉर्डर के अरुणाचल प्रदेश में जो चीन के अखिलेश पंडित जोगी, प्रणाम, ठीक है ना, तो जो चीन से अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है, वहां के जो गांव है,
ठीक है ना। वहां के विधायकों ने क्या किया है, एक फोरम का निर्माण किया है, एक मंच का निर्माण किया, और इस मंच पर इस बात की चर्चा की जाएगी कि अरुणाचल प्रदेश के इन सीमांत गांवों से जो कि चीन के बॉर्डर को टच करते हैं, वहां से लोगों का जो पलायन हो रहा है उस पलायन कैसे रोका जाए। दोस्तों, चाइना के बॉर्डर के पास के गांव जो हैं अरुणाचल प्रदेश में, वो गांव जो है वो खाली होते जा रहे हैं, वो एकदम से सुनसान होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के पास रोजगार के, रोजों के पास अपने आर्थिक जो अपना खर्च निकालना है, अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए कोई साधन नहीं है, कोई स्रोत नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश के किसी अन्य क्षेत्र पे पलायन कर जा रहे हैं, या किसी अन्य राज्य में जो है पलायन कर रहे हैं रोजगार की तलाश में। अब वहां के एमएलए ने क्या किया, इस पर बड़ा चिंता हो गया कि भाई लोग अगर गांव छोड़ छोड़ के चले जाएंगे तो वोट कौन देगा हमको, पहली चीज। और दूसरी चीज चिंता क्या है, गांव अगर छोड़ के चले जाएंगे तो कहीं ऐसा मत हो कि चीन जो है वो, भाई जब खाली मिलेगा तो क्या होगा, जगह खाली मिलेगा तो क्या होगा, चीन जो है वो क्या करेगा, अतिक्रमण करने लगेगा, तो ये भी समस्या है। तो इसको पलायन को रोकने के लिए विधायकों ने क्या किया, एक फोरम, एक मंच का गठन किया। तो तिब्बत चीन के सीमा से लगे हुए जो निर्वाचन क्षेत्र हैं और यहां से जो भी प्रतिनिधित्व करने वाले अरुणाचल प्रदेश के विधायकों के द्वारा ग्रामीण पलायन को रोकने और स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जिसको कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस पर भी हम बात करेंगे कि क्या है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना, को संशोधित करने के लिए फोरम का गठन किया है। क्यों आवश्यकता है इस प्रकार के कदम की, क्या जरूरत है? तो इन क्षेत्र के निवासी जो अपनी आजीविका कमाने के लिए अरुणाचल प्रदेश के भीतर या अन्य स्थानों पर या शहरी क्षेत्रों की ओर जो पलायन कर रहे हैं, जिसके चलते ये गांव जो है वो सुनसान या वीरान पड़ गए हैं, उनको फिर से क्या करना है, वापस बुलाना है, और इस सीमा क्षेत्र के निवासियों को रक्षा की एक पंक्ति के रूप में तैयार करना है। रक्षा की पंक्ति यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास जब रहेंगे तो वहां हो रही गतिविधियों के बारे में भाई सेना के जवानों को, सरकार को जानकारी तो रहेगी ना, सुनसान हो जाएगा कुछ तो पता ही कैसे चलेगा, ठीक है ना। तो रक्षा की पंक्ति के रूप में क्या करेंगे, ये कार्य करेंगे। और राज्य सरकार द्वारा बनाई गई जो पुरानी योजना, क्या नाम है उस पुरानी योजना का, BADP यानी कि सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, अभी हम बात करेंगे, ठीक है ना। जो योजना जो है अभी तक अच्छी तरह से जो है वो क्रियान्वित नहीं हुई है, कारगर नहीं है, उस पर काम करना है, ठीक है। तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना, जबकि 1985 से 1990 के दौरान जो है वो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम को चलाने की बात हुई थी, ठीक है ना, जिसमें सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का जो मुख्य काम था वो सीमावर्ती राज्यों में जो है वो विकास कार्य करना था। यानी कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो था कि 16 राज्य और 2 अंतर केंद्र शासित प्रदेशों में 119 सीमावर्ती जिलों और 456 ब्लॉकों में क्या करना था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए थे, उनके विकास करने थे, ठीक है ना। जिससे कि वहां स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए, स्कूल खोला जाए, पेयजल की आपूर्ति की जाए, सामुदायिक केंद्र खोले जाए, ठीक है ना, संपर्क सुविधाओं का निर्माण किया जाए, जिससे लोग जो है वहां रह सके, लोगों का वहां से पलायन ना हो। लेकिन इस पर किसी भी प्रकार का कार्य नहीं हुआ, ठीक है ना। तो उद्देश्यों के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप स्थित दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए विशेष विकासात्मक जो भी जरूरतें हैं, जो भी सुख सुविधाएं उनको उपलब्ध कराया जाए, जिससे केंद्रीय, राज्य और BADP स्थानीय योजना का जो है वो अभिसरण हो, सबका मिश्रण हो, और ये भागीदारी दृष्टिकोण के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों को इस प्रकार से संपूर्ण आवश्यकता वाली जो भी चीजें हैं उस बुनियादी ढांचा को क्या किया जाए, मजबूत किया जाए। अब इस योजना के लिए वित्त कौन देगा, पैसा कहां से, भाई योजना के लिए पैसा चाहिए ना, बिना पैसा कैसे काम चलेगा, है ना। तो पैसा कौन देगा, तो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत जो भी होगा इसका पूरा का पूरा पैसा जो है वो केंद्र सरकार ने कहा कि बेटा राज्य सरकारों आप लोग टेंशन मत लो, अभी ये नहीं कि आपस में लड़ते जाओ, है ना, कि हम नहीं देंगे हम नहीं देंगे, ठीक है, पैसा हम देंगे, तुम लोग अपने राज्य में क्या करो, विकास करो। 7वीं योजना में ये बात हुई थी, आज तक सही से नहीं हो पाई है। 85 से 90 आपके जन्म से पहले या आपके जन्म के वाला काल वाला टाइम है, ठीक है ना, भारत है। तो आप भारत और चाइना के अंदर सबसे बड़ा अंतर देखिए, चीन क्या कर रहा है, भारत की सीमाओं के आसपास जो भी क्षेत्र है उसमें इतनी तेज गति से विकास कर रहा है, ठीक है, कि उसका विकास जो है वो अपनी सीमा छोड़ के भारत में पहुंच जा रहा है, समझ रहे हो। और भारत जो है वो क्या कर रहा है, केवल योजनाएं बनाते जा रहा है, लेकिन योजनाओं को धरातल पे नहीं उतार रहा है, समस्या यहां है, ठीक है। चलिए अगले न्यूज पे आ जाते हैं। अगला न्यूज जो है वो भी द हिंदू से लिया हुआ न्यूज है न्यू इंटरलोकेटर इन नागा पीस प्रोसेस साउथ, ठीक है ना। तो नागा शांति प्रक्रिया, इस पर भी हम लोगों ने पहले बात कर ली है, ठीक है, फिर से हम इसके ऊपर हम बात करते हैं कि मुद्दा क्या है।
तो हाल ही में संसद सदस्यों, विचारकों और कार्यकर्ताओं ने नागा शांति प्रक्रिया को पटरी से उतरने के रोकने के लिए जो वार्ताकार हैं, जो कि आपके वहां के राज्यपाल हैं नागालैंड के, RN रवि, उनको कहा है कि भैया इनको हटा दो, क्योंकि ये 2 साल से जो है वो वार्ता कर रहे हैं किसके साथ, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के साथ, लेकिन आज तक इनका जो वार्ता है ना वो सफल नहीं हुआ है। 2 साल से पता नहीं क्या बतिया रहे हैं, ठीक है ना। इतने में तो लोगों का ब्याह हो जाता है, बच्चे भी हो जाते हैं, ये पता नहीं 2 बरिस से क्या बतिया रहे हैं, जब देखो तब मामला ही फेल हो जाता है। यानी कि इनके बस की बात नहीं, इनको किनारे करो, इनको हटाओ, ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना। बच्चा वाला नहीं, वार्ता वाली बात, ठीक है। तो यह वार्ता प्रक्रिया 1997 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड IM के द्वारा केंद्र सरकार के साथ एक युद्ध विराम समझौता के जरिए किए जाने के बाद जारी किया गया था, और 2001 में नागालैंड के अन्य समूहों से बातचीत का विकल्प जो है इसके माध्यम से चुना गया था। 3 अगस्त 2015 को एक फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था और इस वार्ता प्रक्रिया को फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। अब नागा राजनीतिक मुद्दे के संक्षिप्त इतिहासों के बारे में चर्चा करें तो अंग्रेजों ने वर्ष 1826 में असम पर कब्जा कर लिया और 1881 में नागा हिल्स में ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गई। नागा विद्रोह का पहला संकेत जो है वो 1918 में हमें देखने को मिलता है, जब नागा क्लब के गठन के बाद जो है इन्होंने विद्रोह जो है शुरू किया था। इसके सदस्यों ने 1929 में साइमन कमीशन को नागा पहाड़ियों से निकल जाने के लिए कहा था। 1946 में नागा नेशनलिस्ट काउंसिल का गठन हुआ था, जो 14 अगस्त 1947 में नागालैंड को एक स्वतंत्र राज्य जो है वो घोषित किया। आपके स्क्रीन पर ये आप देख रहे होंगे, ग्रेटर नागालैंड एज द NSCN-IM ओरिजिनल सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा। और ये ग्रेटर नागालैंड जो बनाने के बारे में बात की जा रही है, इसमें आप देख रहे होंगे कि आपको ये जो क्षेत्र दिख रहा है, इसमें आपको मणिपुर का क्षेत्र दिख रहा है, ठीक है, आपको आसाम का क्षेत्र दिख रहा है, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र दिख रहा है। तो इन सारे क्षेत्रों को हटाकर क्या किया करने की बात हो रही थी कि एक, और नागालैंड का है ही, ठीक है, तो इसको क्या किया जा रहा था, एक ग्रेटर नागालैंड बनाने के बारे में बात की जा रही थी, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड है ही, ठीक है ना। अब कौन कौन सा एरिया जो फेमस था, तो दीमा हसाओ, ठीक है ना, ये जो जो इन सब क्षेत्रों को, तामेलोंग, कार्बी एनलोंग, है ना, गोलाघाट, जोरहट, शिव सागर, ठीक है, फिर इसके बाद डिब्रूगढ़, ये सारे आपके आसाम के क्षेत्र थे। तिनसुकिया आसाम का क्षेत्र, ठीक है, दिबांग आसाम का क्षेत्र, लोहित आसाम का क्षेत्र, चांगलांग, तिराप, ठीक है, इसके अलावा आपका उखियोल, चंदेल, ये सारे जो क्षेत्र इनको क्या किया जाए, इनको जोड़कर ग्रेटर नागालैंड बनाने के बारे में बात की जा रही है। इसका स्क्रीनशॉट चाहिए आप तो स्क्रीनशॉट लेके आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, नागा नेशनल काउंसिल ने जो, अगर हम बात करें तो नागा नेशनल काउंसिल ने संप्रभु नागा राज्य स्थापित करने का संकल्प लिया और 1951 में एक जनमत संग्रह कराया, और इस जनमत संग्रह के माध्यम से 99% एक स्वतंत्र नागालैंड के पक्ष में जो है वो मतदान किया। कहा कि भैया एक स्वतंत्र नागालैंड जो है वो बनना चाहिए। स्वतंत्रता के पश्चात 22 मार्च 1952 को एक भूमिगत नागा फेडरल गवर्नमेंट और नागा फेडरल आर्मी का गठन किया गया, और भारत सरकार ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए क्या किया था, 1958 में अपने एक सशस्त्र बल विशेष अधिनियम बनाया, जिसको आपसा के नाम से आप जान रहे हैं, और 1958 में यहां अपनी सेना भेजी, ठीक है। 1997 में नेशनल सोशल काउंसिल ऑफ नागालैंड के द्वारा केंद्र सरकार के साथ जो है एक युद्ध विराम समझौता किया गया, और इसके माध्यम से इन दोनों के बीच में जो है आज तक वार्ता जो है जारी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2017 में 7 अलग नागा राष्ट्रीय राजनीतिक समूहों ने, ठीक है ना, जिसको कि हम नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स के एक समूह ने केंद्र के साथ जो है वार्ता अभी भी चल रही है। 2015 में केंद्र सरकार और आपके जो ये नागा समूह, जिसको कि नेशनल सोशल काउंसिल ऑफ नागालैंड IM आप कह सकते हैं, ठीक है ना, इनके बीच एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, तथा 2017 में केंद्र और NNPG के साथ एक सहमत स्थिति यानी कि एग्रीड पोजीशन पर जो है वो हस्ताक्षर आपका किया गया, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो NSCN के द्वारा अलग नागा ध्वज, अलग संविधान की जो है बात की जा रही है, और ये मुद्दे जो हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए अलग संविधान बनाओ, अलग हमारा ध्वज रहे, तो एक राष्ट्र में 2 संविधान और 2 ध्वज कैसे हो सकते हैं, ठीक है ना। इसी के चलते ये जो मुद्दा है, इसके चलते ये बात जो है, वार्ता जो है वो रुका हुआ है, और अभी तक इस पर कोई भी हल निकल नहीं पाया, ठीक है। अगला न्यूज है दोस्तों आपका इंडियन एक्सप्रेस से लिया हुआ न्यूज है
चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन सर्टिफाइड 5 स्टार ईट राइट स्टेशन, ठीक है ना। तो ईट राइट स्टेशन के रूप में चंडीगढ़ को क्या है, उच्च गुणवत्ता वाले पौष्टिक भोजन के उपलब्ध कराने के लिए 5 स्टार की रेटिंग दी गई है, ठीक है ना। और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला जो है वो 5वां स्टेशन जो है वो बन गया, ठीक है ना। इसके पहले कौन कौन से स्टेशन जो है जिनको ये मिला है, तो आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन दिल्ली, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन मुंबई, वडोदरा रेलवे स्टेशन, ठीक है। ये 4 थे जिनको ये इसका जो है सर्टिफिकेट मिल चुका है। और अब चंडीगढ़ जो है वो 5वां स्टेशन है जिसको इसका सर्टिफिकेट जो है वो मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये इसके बारे में हम बात करें सबसे पहले कि ये है क्या, ईट राइट इंडिया मूवमेंट जो है ये है क्या। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसको कि आप FSSAI के द्वारा के नाम से जानते हैं, ये इसने ईट राइट स्टेशन प्रमाणीकरण रेलवे स्टेशन को प्रदान किया, जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन जो है वो प्रदान करते हैं। साथ में इसमें एक क्या क्या एक मानक अधिनियम 2000 के अनुसार जो है स्थापित किए गए थे, जिसमें FSSAI के द्वारा सुरक्षा 2006 के द्वारा, ठीक है ना, FSSAI के द्वारा सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित एक स्वायत्त वैधिक निकाय है। और ये रेलवे स्टेशन में 1 से 5 रेटिंग वाली पैनल जो है, ठीक है, ये ऑडिट करती है कि भाई यहाँ जो खाद्य पदार्थ मिल रहे हैं किस प्रकार से मिल रहे हैं, ये यात्रियों के लिए कितने सुरक्षित हैं, और सुरक्षित नहीं है तो उसको सुरक्षित कराने के क्षेत्र में क्या करती है, प्रयास करती है, ठीक है। तो ये आपकी स्क्रीन पर जो है सर्टिफिकेशन प्रोसेस है, कैसे कैसे प्रोसेस किया जाता है। सबसे पहला हम देखें तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेलवे स्टेशन एंड FSSAI लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन। दूसरा, प्री ऑडिट ऑफ रेलवे स्टेशन बाय स्टेट फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द लोकल बॉडीज एंड FSSAI इम्प्लीमेंट ऑडिटिंग एजेंसी। तीसरा, फास्टैग ट्रेनिंग ऑफ फूड हैंडलर्स इन रेलवे स्टेशन, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, फास्टैग ट्रेनिंग ऑफ फूड हैंडलर्स इन रेलवे स्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट। इसके बाद फाइनल ऑडिट बाय सेम FSSAI इम्प्लीमेंट एजेंसी विद 6 months एंड सर्टिफिकेशन बाय FSSAI एंड द स्टेट फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट। और इसके बाद 5वां क्या है, रेगुलर इंस्पेक्शन एंड रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट आफ्टर 2 years, ठीक है। तो ये 5 जो है आपके क्या है प्रोसेस है जिसके माध्यम से जो है इसको क्या है सर्टिफिकेशन दिया जाता है, ठीक है। चलिए, ईट राइट मूवमेंट क्या है इसके बारे में हम बात करें तो ईट राइट मूवमेंट क्या है, ये सभी भारतीयों हेतु सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ भोजन सुनिश्चित कर देश की खाद्य प्रणाली को बदलने के लिए भारत और FSSAI के तहत जो है पहल है, जिसका टैगलाइन है सही भोजन बेहतर जीवन। क्या है टैगलाइन, सही भोजन और बेहतर जीवन। अगर आप सही भोजन करेंगे तो आपका जीवन जो है वो बेहतर रहेगा। ईट राइट इंडिया राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 से जुड़ा हुआ है, जिसमें आयुष्मान भारत, पोषण अभियान, एनीमिया मुक्त भारत, स्वच्छ भारत मिशन जैसे कई सारे कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए ईट राइट इंडिया जो है शुरू किया गया। और ये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियामक क्षमता निर्माण, सहयोगात्मक सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से जो है इसका संयोजन किया गया, ठीक है ना। संबंधित पहल इसके अगर हम देखें तो FSI के द्वारा खाद्य सुरक्षा के 5 मानदंड जिसके ऊपर हमने चर्चा किया था, ये 5 मानदंडों को का अनुसरण जो है वो करता है, ठीक है ना। इसके अलावा ईट राइट अवार्ड जो है ये नागरिक को सुरक्षित और स्वस्थ भोजन विकल्प चुनने और खाद्यान्न कंपनियों तथा व्यक्तियों के योगदान को मान्यता देता है। ईट राइट अवार्ड की स्थापना जो नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण में मदद करेगा। इसके लिए ईट राइट मेला भी लगाया जाता है, जो कि FSSAI के द्वारा आयोजित ये मेला नागरिकों को सही खान पान के लिए प्रेरित करता है, लोगों को बताता है कि आपको किस प्रकार से खान पान करना चाहिए, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों पर ध्यान देता है। अगला न्यूज है दोस्तों आपका द हिंदू से ही लिया हुआ न्यूज है इंडिया सिंगापुर कंडक्ट 3 days नेवल एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो भारत और सिंगापुर के मध्य जो है वो 3 दिवसीय जो है आपका एक्सरसाइज चल रहा है, नेवल एक्सरसाइज चल रहा है, जिसका नाम सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज सिम्बैक्स के नाम से जाना जाता है। और ये 28वां संस्करण है, ठीक है ना। तो 1994 में शुरू हुआ ये सिम्बैक्स किसी भी विदेशी नौसेना के साथ भारतीय नौसेना का सबसे लंबा निर्बाध द्विपक्षीय समझौता है। सिम्बैक्स का जो 28वां संस्करण है ये दक्षिण चीन सागर के दक्षिण किनारे पर स्थित एक विशाल नौसैनिक युद्ध अभ्यास है, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र के हितों की बढ़ती समानता को दर्शाता है। दोनों नौसेनाओं का एक दूसरे के समुद्री सूचना का संलयन, केंद्र में प्रतिनिधित्व और आपसी पनडुब्बी बचाव सहायता पर समन्वय पर यह समझौता हस्ताक्षर किया गया है। सिंगापुर हिंद महासागर नौसेना गोष्ठी और भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित बहुपक्षीय अभ्यास मिलन जो है इसमें भाग जो है आपका लेता है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के सिंगापुर सदस्यता प्लस ADMM यानी कि आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस की भारत की सदस्यता दोनों देशों के परस्पर चिंता के क्षेत्र और मुद्दों को स्थिति समन्वय हेतु एक मंच प्रदान करती है। इसके अलावा अन्य अभ्यास की बात करें तो बोल्ड कुरुक्षेत्र थल सेना का अभ्यास है, संयुक्त सैन्य परीक्षण वायुसेना का है, त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्टेक्स थाईलैंड के साथ है, ठीक है ना। चलिए
आ जाते हैं आज के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेशन पे, ठीक है ना। सभी लोग तैयार हो? जो करंट अफेयर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, सभी लोग तैयार हैं इसके लिए? चलिए स्टार्ट करें। चलिए, तो पहला प्रश्न है, स्वास्थ्य उत्पाद कंपनी जायडस वेलनेस के अनुसार हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपने कम कैलोरी वाले स्वीटनर ब्रांड शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? कैटरीना कैफ, माधुरी दीक्षित, जूही चावला या करीना कपूर? ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। स्वास्थ्य उत्पाद कंपनी जायडस वेलनेस के अनुसार हाल ही में किस अभिनेत्री को अपने कम कैलोरी वाले स्वीटनर ब्रांड शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? कैटरीना कैफ, माधुरी दीक्षित, जूही चावला या करीना कपूर? तो दोस्तों जिन्होंने कहा ए कैटरीना कैफ, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। और हाल ही में स्वास्थ्य उत्पाद कंपनी जायडस वेलनेस ने कहा कि उसने बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को अपने कम कैलोरी वाले स्वीटनर ब्रांड शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। जायडस वेलनेस के मुख्य परिचालन अधिकारी और निदेशक तरुण अरोड़ा ने बयान में कहा कि कैटरीना कैफ को शुगर फ्री का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाना वृद्धि को तेज करने और बाजार के अगुआ के रूप में जो है शुरू करना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न जो है, गुजरात सरकार ने अभी हाल ही में लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत की कौन सी योजना शुरू करने की योजना बनाई है? जन कल्याण योजना, वतन प्रेम योजना, देश प्रेम योजना, गुजरात राज्य की कल्याणकारी योजना? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी, ठीक है। दीक्षा, सुषमा, दिशा, सोनी, रितु, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, गुजरात सरकार ने अभी हाल ही में लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत की कौन सी योजना शुरू करने की योजना बनाई है? जन कल्याण योजना, वतन प्रेम योजना, देश प्रेम योजना, गुजरात राज्य की कल्याणकारी योजना है, ठीक है। तो दोस्तों जिन्होंने भी कहा बी वतन प्रेम योजना, वो सभी के उत्तर जो है वो सही। और गुजरात सरकार के द्वारा जो है ये वतन प्रेम योजना जो है भारत सहित विदेशों में कहीं भी रहने वाले गुजराती लोग इन प्रोजेक्ट का जो है वो हिस्सा बन सकते हैं और 60% तक धनराशि की सहायता देकर अपने पसंद की परियोजना, गांव और एजेंसियों को चुन सकते हैं, जबकि राज्य सरकार शेष जो है वो 40% आर्थिक सहायता योगदान जो है इस परियोजना में कर सकता है। अब इस योजना के अंतर्गत क्या क्या किया गया है कि स्मार्ट क्लास, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक हॉल, मिड डे मील, आंगनबाड़ी, पुस्तकालय, स्टोर रूम, व्यायामशाला, जल पुनर्चक्रण प्रणाली, सीसीटीवी कैमरा निगरानी, पानी की टंकी, सौर स्ट्रीट, मतलब इस प्रकार की जो भी सोशल वेलफेयर के काम है उसमें 60% जो है जो विदेश में रह रहे हैं वो दे दें और 40% राज्य सरकार अपने प्रकार से लगाएगी और उसका नाम वतन प्रेम, ठीक है ना, कि भैया आपको अपने वतन से प्रेम है, आपको देश से प्रेम है, आपके अपने गाँव से प्रेम है, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे कि मान लीजिए आप अरब रह रहे हैं, सारे लोग कमाने जाते हैं और आपको लगता है कि हमारे गांव में जो है वो स्ट्रीट लाइट नहीं लगा हुआ, अंधेरे के चलते जो है काफी सारी दुर्घटनाएं रात में हो रही हैं और उसका पूरा खर्चा 1 लाख रुपए आने वाला, तो 60,000 आप दे दीजिए, 40,000 जो है वो राज्य सरकार दे देगी, समझ रहे हैं, इस प्रकार की ये योजना है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने कोविड-19 से बचाव के लिए रोग निरोधी दवाएं वितरित करने का अभियान शुरू किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या आयुष मंत्रालय? आपको बताना है कि किसने शुरू किया है। भारत सरकार किस मंत्रालय कोविड-19 से बचाव के लिए रोग निरोधी दवाएं वितरित करने का अभियान शुरू किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या आयुष मंत्रालय, ठीक है। तो दोस्तों जिन्होंने भी कहा डी आयुष मंत्रालय, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है, डी जो है वो राइट आंसर है। तो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने 2 सितंबर 2021 को देश भर में 75 लाख लोगों को आयुष रोग निरोधी दवाएं, आहार और जीवन शैली पर लिखित दिशा निर्देश वितरित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है, जिससे 60 वर्ष की आयु या उससे अधिक आयु के लोगों को विशेष ध्यान देने के लिए कोविड-19 महामारी से लड़ने में मदद मिलेगी, ठीक है ना। और साथ में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों पर विशेष ध्यान देने के साथ कोविड-19 की महामारी के लिए जो है ये दवा वितरित करने का अभियान जो है वो शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु राज्यों को 13,385.70 करोड़ रुपए की राशि जारी की है, ठीक है ना। 22, 10, 25 या 15 आपको बताना है राइट आंसर क्या है। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु कितने राज्यों को 13, 10, ठीक है ना, ग्रामीण स्थानीय निकाय को लिए कितने राज्यों को
ये जो अमाउंट है 13,385.70 करोड़ जो है जारी करने का आदेश दिया। तो दोस्तों जिन्होंने भी कहा 25, वो सभी के उत्तर जो है सही है। तो अभी हाल फिलहाल में जो है 25 राज्यों को जो है इतने राशि जो है वो अनुदान देने की बात की गई और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो जल आपूर्ति और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें कहा गया कि पिछले 50 वर्षों में मौसम संबंधी आपदाओं के चलते कितने लाख लोगों की मौतें हुई हैं। 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख या 50 लाख, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। पांचवा प्रश्न है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें कहा गया कि 50 वर्षों में मौसम संबंधी आपदाओं के चलते कितने लाख लोगों की मृत्यु हुई है। ठीक है ना, तो 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। ठीक है, पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो दोस्तों जिन्होंने भी कहा 20 लाख, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। तो हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया कि पिछले 50 वर्षों में मौसम संबंधी आपदाओं के चलते लगभग 20 लाख लोगों की मौत हुई और ये एटलस ऑफ मॉर्टेलिटी एंड इकोनॉमिक लॉस फ्रॉम वेदर क्लाइमेट्स एंड वाटर एस्टिमेट्स फ्रॉम 1970 टू 2019 के नाम से जो है ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई। अगला है, ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बिहार, पंजाब, असम और झारखंड। ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है ना, ये प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने भी कहा आसाम, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है और आसाम सरकार ने जो है वो लवलीना बोरगोहेन को जो है, जो कि कांस्य पदक इन्होंने जीता है टोक्यो ओलंपिक में, तो इन्होंने 23 वर्ष की मुक्केबाज हैं आपकी, इनको क्या किया, ब्रांड एम्बेसडर जो है वो पहली आसामी है जिन्होंने कि ओलंपिक में पदक जीता है और इन्होंने 64 से लेकर 69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है, तो इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न है, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा। तमिलनाडु, गुजरात, केरल या मध्य प्रदेश, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। डिफेंस एक्सपो का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा। तमिलनाडु, गुजरात, केरल या मध्य प्रदेश, आपको बताना है दोस्तों कि राइट आंसर क्या है। ठीक है ना, तो 2022 का डिफेंस एक्सपो की बात करें तो गुजरात में ये डिफेंस एक्सपो जो है आयोजन किया जाएगा और मुख्यमंत्री जो गुजरात के विजय रूपाणी ने इसकी घोषणा की है और इसमें गुजरात सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया और इसे द्विवर्षीय कार्यक्रम के रूप में लगभग 100 देशों के भाग लेने की उम्मीद की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी तैयार करने की घोषणा की है। पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है ना, प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आठवां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी तैयार करने की घोषणा की है ना, प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका होगा। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश, और सभी के उत्तर जो है सही है और हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने 100 करोड़ की लागत से जो है वो फिल्म सिटी बनाने की बात की गई है। वहां के उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में राज्य सरकार ने कार्यक्रम में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र के लगभग 3,307 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर 27 समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए हैं और इसके बाद ये घोषणा जो की गई है। ठीक है ना, तो दोस्तों ये रहा आज का करंट अफेयर्स का सेशन, कैसा लगा जरूर बताइए और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम टेलीग्राम चैनल जो है इसको ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाले हर क्लासेस के बारे में आपको जानकारी मिले। अगली मुलाकात हमारी शाम को 4 बजे ज्योग्राफी क्लासेस में होगी, ज्योग्राफी MCQ क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए और क्लास का फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।